मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SVIC एजुकेशनल ग्रुप क्लास 11th। 2 चैप्टर फिनिश हो चुके हैं। ये थर्ड लेसन आपका स्टार्ट हो रहा है, जो NCERT बुक में आपका सबसे पहला अध्याय है जीव जगत। ठीक, जीव जगत में हम जीवों से संबंधित वो तमाम जानकारियाँ लेंगे जो भौतिक रूप से जीवों से संबंधित है। जैसे जीव क्या है, जीव कितने होते होंगे, कैसे होते होंगे, ठीक है, और इनका अध्ययन कैसे करते हैं। मुख्य रूप से जीव का अध्ययन से संबंधित इस अध्याय में पढ़ना है। जैसे अगर जीव की ही बात करें तो जीव किसे कहेंगे, तो देख सकते हैं आपके सामने मैंने पेज रख दिया है। जीव वे हैं जो वृद्धि करते हैं और इनमें जनन की क्षमता होती है तथा पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं। ठीक है, 3 खास बात पर आप ध्यान देंगे। ये वृद्धि करते हैं, स्वयं ध्यान रहे, स्वयं वृद्धि करते हैं। यूँ तो गुब्बारा भी वृद्धि करता है अगर उसमें हवा भरा जाए, ठीक है, लेकिन वो वृद्धि नहीं, ठीक है ना, जो स्वयं हो, प्राकृतिक रूप से हो। जनन की इनमें क्षमता हो। जनन जीवों का एक अद्वितीय लक्षण है। अद्वितीय लक्षण मतलब जो सिर्फ एक में हो और किसी में ना हो, तो जीवों में ये होता है। और ख़ास बात, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील, यानी पर्यावरण में जो घटनाएं होती हैं उनको ये जान जाते हैं। ठीक है, कैसे होती है, जैसे ध्वनि है तो ध्वनि को जान जाते हैं, कुछ देखते हैं तब भी जान जाते हैं। ठीक है, तो जीव की डेफिनेशन में हम ये कह सकते हैं, और ये इसकी 3 बात जरूर याद रखेंगे। यही जीव की परिभाषा भी बनाते हैं। जीव के लक्षण भी हैं वृद्धि करना, जनन करना और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना। अब बात करेंगे जीव जगत में विविधता। ये क्या है? जीव जगत में विविधता का तात्पर्य होता है कि इस संसार में इतने अधिक जीवधारी हैं कि सब एक प्रकार के नहीं हैं। ठीक है, उनके लक्षण, उनके तमाम रहन सहन, चलने फिरने, खाने पीने का तौर तरीका, प्रजनन का तरीका, श्वसन का तरीका, सारे जीवों में जो है आकारिकी रूप से और आनुवंशिकी रूप से, हर रूप से देखा जाए तो जितनी भी जीव जातियाँ संसार में हैं सब एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। ठीक है, उनमें पाए जाने वाली यही भिन्नता क्या कहलाती है? जीवों में विविधता, यानी विभिन्न प्रकार के, विविध प्रकार के जीवधारी। ठीक है, अब तक ज्ञात, यहाँ पर लिखा है, अब तक ज्ञात वर्णित जात की संख्या लगभग, स्पीशीज़ की संख्या 1.7 मिलियन, यानी कि लगभग 17 लाख से 1.8 मिलियन, 18 लाख तक है। ध्यान देंगे, ये जीवों की बात हो रही है, जीव के जातियों की बात हो रही है। मतलब ये हुआ कि इसमें जितने जीवधारी हैं, ये जीव जातियां हैं वो क्या हैं? विविध प्रकार की भी हैं, और इनमें सब वनस्पति, जीव जंतु, अति सूक्ष्म जीवधारी भी शामिल हैं। ठीक है, अब जीव विविधता के ही कारण हम लोग अध्ययन नहीं कर सकते समस्त जीवधारियों का एक साथ से। एज एग्जाम्पल, जैसे समस्त आप लोग LKG से 12th तक के स्टूडेंट्स हों, एक विद्यालय में पढ़ रहे हों, और सारे विद्यार्थियों को एक साथ बैठाकर पढ़ाया जाए, तो क्या आप यह सोच सकते हैं पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि सबके IQ, सबके दिमाग की IQ लेवल, जो क्षमता है दिमाग की, वो क्या है? अलग अलग है। ठीक है, सबके अपने अपने समझने की स्टेज है, सबकी उम्र भी क्या है? अलग अलग है। इसी वजह से हम सब लोग, तो सबको एक साथ कहा जाए पढ़ने के लिए, तो यह एक ऐसी बात लगने लगती है कि इम्पॉसिबल के बराबर। क्यों? आप तो खुद महसूस कर रहे होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से सारे जीवधारियों को, अगर आप सपोज कीजिए कि सारे जीवधारियों का अध्ययन आपसे कह दिया जाए एक साथ करो, तो यह एक इम्पॉसिबल जैसा लगता है। ठीक है, क्योंकि समस्त जीवधारी अति सूक्ष्म जीवधारी, वायरस से जीवाणु, फिर प्रोटोजुअन, तमाम अति सूक्ष्म एक कोष की जीवों से विशालकाय जीवधारी, डायनासोर तक का अध्ययन एक साथ कर पाना इम्पॉसिबल है। क्योंकि आपको पहले ही सारे जीवों की संख्या लगभग अब तक ज्ञात के बारे में बताया गया कितनी हो चुकी है। अब यहाँ पर एक बात आती है, तो इसका आइडिया क्या निकाला जाए कि हमें कुछ ऐसा आइडिया किया जाए जिससे सारे जीवों को एक साथ जो असुविधा हो रही है, जो इम्पॉसिबल जैसा लग रहा है, वो पॉसिबल लगे और सुविधाजनक लगे। क्यों? हमको समझ में वो चीज़ सारे जीवों का अध्ययन आ जाए। ठीक है, तो हमारे
विश्व में जो वैज्ञानिक हैं बहुत माइंडेड हैं, उन लोगों ने तमाम तरकीबें निकाल रखा है। उन्हीं तरकीबों में है जैसे नाम पद्धति सिस्टम है, और जो है जीवों को संवर्ग में ले आना, टैक्सॉन में ले आना, ठीक है, वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लासिफिकेशन, नाम पद्धति। इन्हीं सब तौर तरीक़ों से हम जीवधारियों का अध्ययन सुविधाजनक कर लेते हैं, जैसा कि आप लोग पिछले क्लास 9th में पढ़े होंगे, ठीक है। तो चलिए नाम पद्धति की अगर बात करें तो नाम पद्धति है क्या, तो देखा जाए, आपको एक और बात बता दें, पहले इसको लाइन पढ़ेंगे हम। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है, यही नाम पद्धति है, ठीक है। जब परीक्षा में पूछा जाए आपसे नाम पद्धति, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ नॉमेनक्लेचर, नाम पद्धति क्या है, तो आप परिभाषा यही देंगे कि प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है। मानक नाम मतलब विश्व स्तरीय मानक, यानी कि नाम यहाँ लिया जाए, चाहे इंडिया में, चाहे अमेरिका, फ्रांस, रूस, जापान, कहीं भी नाम लिया जाए तो वहाँ पर भी वही नाम हो जो यहाँ लिया जा रहा है, हर जगह एक ही नाम हो, ठीक है। क्योंकि जो जीवधारी होते हैं ना, जैसे एग्जाम्पल मैं एक देता हूँ, जैसे एक एग्जाम्पल लें गौरैया का। गौरैया, आप अपने यहाँ इस घरेलू चिड़िया को गौरैया कहते हैं भारतवर्ष में, तो कहाँ कहा जाता है, भारत में। भारत में घरेलू चिड़िया को गौरैया कहा जाता है, और इंग्लैंड में इसी को इंग्लैंड में इसको स्पैरो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पैरो, ठीक है। पुर्तगाल में परडल कहा जाता है, परडल, पुर्तगाल में परडल कहा जाता है, और हॉलैंड में मुश कहा जाता है, हॉलैंड में मुश कहा जाता है। देखिए एक ही चिड़िया के कितने नाम हैं अलग अलग देशों में, ठीक है। जर्मनी में हास्परलिंग कहते हैं, जर्मनी में हास्परलिंग कहते हैं, ठीक है, जर्मनी में इसको हास्परलिंग कहते हैं, ठीक है। तो अब ये सवाल पैदा हुआ कि मतलब अगर आप यहाँ से चले जाएं, हॉलैंड चले जाएं, जर्मनी चले जाएं, तो वहाँ पर हास्परलिंग बोलेंगे तो परहैप्स आप ना समझें, ठीक है। परडल बोला जाए तो पर पुर्तगाल में आप चले गए, वहाँ पर कोई परडल बोले गौरैया को तो आप ना समझें, लेकिन गौरैया देखो समझ जाएँ गौरैया है, ठीक है। लेकिन बिना देखे कि जो है कोई ऐसा नाम हो जो सब लोग जान जाए, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नाम, ठीक है। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने वही नाम पद्धति सिस्टम दिया है, ठीक है, कि ऐसा कुछ सिस्टम बनाया गया जिससे नाम लेने से जो है जीवों का जो है क्या कहते हैं, सबको हम बोलें या किसी भी देश का बोले, सब लोग जान जाए कि हाँ उसी की बात हो रही है जिसको हम समझते हैं, ठीक है। तो चलिए मान लिया गौरैया की बात करें तो गौरैया का वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, नाम पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवों का एक वैज्ञानिक नाम होता है। तो बताते हैं कैसे। जैसे गौरैया का वैज्ञानिक नाम दिया जाए तो इसका वैज्ञानिक नाम देते हैं तो होता है पैसर डोमेस्टिकस, पैसर डोमेस्टिकस, ठीक है, पैसर डोमेस्टिकस। तो जीवों के 2 शब्दों में नाम दिया गया है, तमाम इसमें तमाम राज है। इतना जो मैंने लिखा है ना, इसमें बहुत सारी बातें हैं। इतने में ही एक जीव का मैंने नाम क्या लिखा कि इसमें बहुत सारी बातें हैं, और ये दोनों नाम यूं ही नहीं रखे जाते हैं। इसका स्टडी, अध्ययन इसका लंबा है, जिसको आपको बखूबी समझना पड़ेगा, अदरवाइज जो है आप इसको जान नहीं सकते, समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये 2 नाम में भी बड़ी महिमा है, आपको बताया जाएगा कैसे क्या है। तो ये पैसर डोमेस्टिकस को एक चीज़ और देख रहे होंगे आपने, हमने तिरछा लिखा है, वैज्ञानिक नाम तिरछे ही लिखे जाते हैं। तो इस वैज्ञानिक नाम को यूं ही नहीं रख दिया गया है, इसमें तमाम सिस्टम बनाए गए हैं। इन्हीं सिस्टम का इस चैप्टर में और उसके अगले चैप्टर में वर्गीकरण में हमें अध्ययन करना है। थोड़ा बहुत वर्गीकरण की चर्चा इसमें भी है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा अब यह नाम वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। अब यह किस अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नाम है, इसे कहीं भी बोला जाएगा सब लोग समझ जाएंगे, ठीक है। ये नाम पद्धति के अनुसार नाम रखा गया है। अब ये जो नाम रखे जाते हैं तो उसमें तमाम होते हैं, जैसे जीवधारियों में तमाम है, जंतु हैं, वनस्पति हैं, तो इनके सिस्टम बनाए गए हैं, ठीक है। सिस्टम बनाया गया है मतलब क्या हुआ कि एक बनाया गया है ICBN और एक बनाया गया ICZN, ठीक है। तो ICBN में क्या होगा, ICZN में क्या होगा, पहले तो इसका हम पूरा नाम जाने, परीक्षा में पूछा हुआ कई बार, ICBN बहुत बार पूछा हुआ, ठीक है। तो सबका दोनों का फुल फॉर्म जानिए, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। आए बस समझ में, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, यानी कि इस बॉटनिकल वर्ड आया है मतलब क्या, इसमें पौधों से, देखिए आगे लिखिए, पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम एवं कसौटी, ठीक है। यानी इसमें
इसमें होता क्या है इस सिस्टम में कि जो है पौधों का वैज्ञानिक नाम इसके अंतर्गत दिया जाता है, ठीक है। जैसे किसी नए पौधे की खोज हुई तो इसके अंतर्गत जो है सूचित किया जाएगा, उसके बाद उसके लक्षण आदि के आधार पर उसका नाम रखा जाता है। इसी प्रकार से दूसरा ICZN, इसका भी फुल फॉर्म लगभग वही है, केवल जेड की जगह क्या है, जूलॉजिकल है, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। इसमें क्या प्राणियों के नाम देने के लिए यह ICZN बनाया गया है, ठीक है। नए जीव की जब खोज होगी, नए प्राणी की खोज होगी, जंतु की खोज होगी तो उसमें नाम रखा जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए मैंने अपनी तरफ से लिखा लाभ क्या हो रहा है कि एक जीव का एक ही नाम, यानी कि इसके अंतर्गत ये फ़ायदा ये होगा कि एक जीव का एक ही नाम होता है। जैसे आप है ना संसार में कि बहुत सारे लोग हैं, इस जनसंख्या पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की बहुत अधिक है, ठीक है, अरबों में है। तो आप क्या देखेंगे कि ये जो है अरबों में अगर अरबों को मोबाइल दे दिया जाए और उसका एक नंबर मोबाइल नंबर दे दिया जाए तो आप देखेंगे कि अगर नंबर मिस्टेक ना हो, करेक्ट नंबर लगाया जाए तो वो फ़ोन सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड में भी एक व्यक्ति का आधार नंबर एक ही होता है, खाता संख्या एक व्यक्ति का एक ही होता है, ठीक है। उसी प्रकार से किसी जीवधारी का इस ICBN और ICZN के अनुसार एक जीव का एक ही नाम रहेगा, वो दूसरे जीव का नाम नहीं रहेगा। इससे तो ज़बरदस्त ये फ़ायदा हुआ कि हम उस जीव के बारे में पूरी जानकारी उसके नाम से ले सकते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। अब आते हैं द्विनाम पद्धति। बहुत ही विद्वान वैज्ञानिक और बहुत ही फेमस कैरोलस लिनियस स्वीडन के वैज्ञानिक ने क्या किया, प्राणियों के नाम को 2 शब्दों में व्यक्त किया, ठीक है। इसका डिटेल और भी आपको वर्गीकरण में मिलेगा। तो स्वीडन के वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने प्राणियों के नाम को 2 शब्दों में व्यक्त किया। पहला नाम किसका होता है, वंश का, जीनस का, ठीक है। अब आप आगे चलकर पढ़ेंगे वर्गीकरण की इकाइयाँ, तो वर्गीकरण की इकाइयों में तमाम इकाइयाँ आएंगी, वो इकाइयों के बारे में आपको बताइए होती क्या है इकाइयाँ, ठीक है। तो अभी आप ये जानिए कि ये इकाइयाँ क्या होती हैं, बस जीवों के समकक्ष लक्षण जो मिलते जुलते हैं उनके आधार पर ग्रुप बनाया जाता है, ठीक है। ये अब आगे आपको डिटेल में बताते हैं। अभी आप यहीं जानिए कि जिसमें पहला नाम वंश का तथा दूसरा नाम जात का होता है। तो ये जो वर्गीकरण की इकाई है, ये सब वंश और जात ये भी वर्गीकरण की इकाई है, ठीक है। तो वर्गीकरण पहला नाम वंश का होता है और दूसरा नाम जात का होता है। कई बार परीक्षा में पूछा है। जब ही मैंने नाम लिखा था ना स्पैरो का, क्या लिखा था मैंने, आपको पता होगा ना, ये देखिए मैंने क्या लिखा था, पैसर डोमेस्टिकस। ये पैसर की क्या है, ये क्या है, ये वंश है, और डोमेस्टिकस क्या है, जाति है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है आपको तमाम जितने भी वैज्ञानिक नाम मिलेंगे उसमें पहला नाम वंश का होगा, दूसरा नाम जाति का होगा। और इसका उपयोग विश्व के सारे वैज्ञानिक कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि क्या नाम है कि सिर्फ है उन्होंने कैरोलस लिनियस ने कह दिया 2-4 लोग माने, विश्व के समस्त वैज्ञानिक इसका उपयोग कर रहे हैं और बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ। और जब आप पूरे चैप्टर को, यह वाला चैप्टर जीव जगत और वर्गीकरण पढ़ लेंगे तो आप भी उसी तरह से इसको लाभ जो है जिस तरह वैज्ञानिक यूज़ कर रहे हैं आप भी इसके महत्व को समझ जाएंगे, ठीक है। अब द्विनाम पद्धति, इसको हम क्या कहते हैं, द्विनाम पद्धति। ध्यान देना, 2 नाम से जीवों को व्यक्त करना द्विनाम पद्धति है, जिसके जनक कौन है, कैरोलस लिनियस, ठीक है। अब द्विनाम पद्धति की अंतर्राष्ट्रीय संहिता क्या है, क्या कानून है, इसका नियम क्या है, इसको जान लें कि द्विनाम पद्धति में क्या केवल वंश और जात से मतलब है, नहीं। आइए बताते हैं कि और क्या इसमें राज है। तो द्विनाम पद्धति की अंतर्राष्ट्रीय संहिता में बताया गया है कि जीवों के नाम को 2 शब्दों में व्यक्त करते हैं, जिसमें पहला नाम वंश तथा दूसरा नाम जात का होता है। ये तो आपको पहले ही बताया गया। अगली पॉइंट, पूरे नाम को अंग्रेजी के तिरछे अक्षरों में लिखते हैं। आप देख भी सकते हैं, फिर एक बार मैं दिखाऊंगा आपको। देखिए, पूरे नाम को अंग्रेजी के तिरछे अक्षरों में लिखते हैं, ठीक। फिर क्या है, सबसे पहला अक्षर यानी वंश का, पहले वंश ही आ रहा है ना, देखिए पहले वंश आ रहा है, वंश, देखिए ये वंश है, जो इधर करूँ मैं, ठीक है। तो पहला अक्षर, सबसे पहला अक्षर क्या रहेगा, कैपिटल लेटर में, तथा से सभी अक्षर स्मॉल लेटर में होंगे। आप देख सकते हैं इसमें, देखिए पहला बड़ा लेटर है, सबके सब क्या है, छोटे लेटर में, और सारे नाम अंग्रेजी के तिरछे अक्षरों में है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है अंग्रेजी के तिरछे अक्षरों में, ठीक है। अब आगे चलिए, यहाँ पर मैंने एक और एग्जाम्पल ले रखा है। देखिए बिल्ली का वैज्ञानिक नाम लिखा है ना, फेलिस डोमेस्टिका, ठीक। तो उसी सिस्टम से, जितना सिस्टम में बताया सबसे लिखा है। आगे बात करते हैं टैक्सॉन, एक वचन, टैक्सा बहुवचन, ठीक है। टैक्सान या टैक्सा या हिंदी में कहते हैं समवर्ग, ये क्या होता है, टैक्सान वर्गीकरण की एक इकाई को व्यक्त करता है। वर्गीकरण की कुल 6 इकाइयाँ आप पढ़ेंगे। 6 इकाइयों में वर्गीकरण की एक इकाई को, अगर जैसे मैंने नाम ले लिया वंश का, मैंने नाम लिया गण का, कुल का, ठीक है, जगत का, तो ये सब जो एक एक नाम मैं ले रहा हूँ ये क्या है,
टैक्सा है, तो जिसके बारे में थोड़ा बहुत आप पिछले क्लास 9th में पढ़े होंगे। और ठीक है, यह जीवधारियों के समूह समानता व्यक्त करने के साथ साथ आनुवंशिक संबंधों को प्रदर्शित करता है। ये बात तब आपको समझ में आएगी जब हम लोग वर्गीकरण अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए वर्गीकरण आ ही गया। वर्गीकरण के बारे में जान लेते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है? नए जीवों की खोज करके उन्हें उचित समूह में रखना, यानी कि जो समूह, जो संवर्ग बनाए गए हैं, टैक्सान जो बनाए गए हैं, जगत, वंश, संघ, गण, कुल, ठीक है, यही सब क्या हैं? टैक्सा हैं, टैक्सॉन हैं। और उन्हीं में किसी जीव, नए जीव की खोज करके उसी में रख देना, जहाँ रखने लायक हो वहाँ पर रखना, उसके लक्षणों के आधार पर। मतलब सारी बात लक्षण पर डिपेंड करता है, वो आपको आगे बताया जाएगा। किसी नए जीव को खोज कर लक्षणों के आधार पर उनको किसी समूह में रखना, उन्हें वैज्ञानिक नाम देना वर्गीकरण कहलाता है। इसका अध्ययन क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्गीकरण विज्ञान। इसका अध्ययन क्या कहलाता है? वर्गीकरण विज्ञान कहलाता है, टैक्सोनॉमी कहलाता है। ठीक है, और वर्गीकरण के जनक कौन है? वही कैरोलस लीनियस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वर्गीकरण विज्ञान के जनक कौन हैं? कैरोलस लीनियस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कैरोलस लीनियस। ठीक है, और आधुनिक वर्गीकरण के भी पिता कौन हैं? कैरोलस लीनियस हैं, और भी इनके बारे में आगे आपको बताया जाएगा। तो 2 ही वीडियो में छोटा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर फिनिश कर देंगे। धन्यवाद।